सुमति को पीली साड़ी में तैयार किया। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद एक एक कर सारी रस्में पूरी होने लगी और शादी का दिन भी आ गया। सुमति हर समय मेहमानों से घिरी रहती थी। रस्में होने के बाद सुमति थोड़ी शांति के लिए छत पर चली गई। पड़ोस की छत पर उसे ममता बुआ दिखाई दी। वो उनसे बोली, अरे ओ ममता बुआ, तुम क्यों नहीं आई? आज हल्दी की रस्म है, बुआ होके भी नहीं आई। वो बोली, बेटिया हम लोगों की तो परछाई भी अशुभ है, मैं नहीं आ सकती थी। सुमति बोली, देख लो बुआ, हमारे आगे ये सब बहाना नहीं चलेगा, आना तो पड़ेगा ही। अगर नहीं आई ना तो मैं भी कसम खाती हूँ कभी तुम्हारी चौखट पे पैर न रखूंगी, इसलिए शादी में आ जाना जरूर। शादी के दिन चारों ओर चहल पहल हो रही थी। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। कभी हलवाई पूछता तेल का कनस्तर कहाँ है, तो कभी सजावट वाला फूल को पूछता। घर की लाइट कभी आती तो कभी जाती। बाहर से जनरेटर की आवाज़ भी आती। घर में मेहमान आते और डाल के लिए और सुमति के लिए साड़ी और रुपए देते। बुआ का लड़का सभी का नाम और उनके रुपए एक कॉपी में लिख रहा था। माडो में सुमति और उसके साथ कुछ लड़कियों को वहां बिठाया। वहीं बुआ जी ने चूल्हे पर दाल भात बनाया और उसे सुमति और बाकी की लड़कियों को परोसा गया। सुमति नाक सुकोड़ते हुए बोली, ये क्या है मरीजों वाला खाना? बुआ बोली, ये रस्म है, ये पूजा के हैं, खा लो। और भी तो लड़कियां खा रही हैं, पुष्पा भी उनमें ही बैठी थी। वो बोली, हाँ बुआ, अब खा लेते हैं, शाम को शादी में अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। सुमति के चेहरे पे खुशी आ जाती है। हाँ पुष्पा, शाम को ये पानी पूरी भी मिलेगा। सुमति की बुआ बोली, नहीं सुमति, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें बस यही खाना है और इसके बाद जब तक सिंदूर नहीं लग जाता तब तक कुछ नहीं खाना है। सुमति चिढ़ते हुए बोली, ये क्या बात हुई, हम क्यों रहें भूखे ये मरीजा वाला खाना खा के? क्या लड़का भी होगा भूखा? नहीं न, तो हम क्यों रहें भूखे? बुआ बोली, ज्यादा मुंह न चलाओ, नहीं तो सास से रोज ताने मिलेंगे। चुपचाप खा लो, नहीं तो रहने दो। बुआ आगे की थाली खींचते हुए बोली। सुमति बुआ को रोकते हुए बोली, नहीं बुआ, रहने दो, हम खा लेंगे, आगे तो भूखे रहना है। बिना मन के सुमति ने वो खाया। सुमति छत पर जाने लगी अपनी सहेलियों के साथ। बुआ ने बोला, अब कहाँ जा रही है? बुआ, धूप में थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है। बुआ बोली, ठीक है, चूरा पास में रख लेना। सुमति ने हाँ में गर्दन हिला दी। छत पर जा सुमति बोली, देख आशा, पुष्पा भूख तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है और इतना फीका खाना खा मुंह खराब हो गया है। तू जा और जल्दी से नजर बचा के पानी पूरी ले आ। आशा बोली, लाने को तो ला देंगे सुमति, पर तेरी बुआ, उनकी डांट बहुत तेज होती है। सुमति बोली, तू लेके तो आ और तीखा बनवाना, जैसे ही लाए सबसे नजर छुपा के। वो जो अलग कमरा है जिसमें हमें उन दिनों में रहना पड़ता है, वहां ले आना। शादी के लिए सभी कमरों की अच्छे से सफाई हुई है, तो हम वहां जा सकते हैं, समझी? अब जा और याद रखना तीखा होना चाहिए। पुष्पा और आशा दोनों सुमति के कहने से चली गई। सुमति बेचैनी से इंतजार करने लगती है। पानी पूरी याद करके ही उसके मुंह में पानी आने लगता है। थोड़ी ही देर में आशा पुष्पा दोनों आ जाती हैं। सुमति उनके हाथ की ओर देखती है। पुष्पा के हाथ में थैला और आशा के हाथ में लोटा होता है। वो कमरे की ओर इशारा करती है। सब नजर बचा के कमरे में जाती हैं। सुमति अंदर आ झट से कमरा बंद कर लेती है। अपनी दोनों सहेलियों को थोड़ा सा दे और खुद सारा ले एक एक कर मुंह में रखती जाती है। तीखा होने से उसकी आंखों से पानी आने लगा। फिर वो भी खाती रही। जब सब खत्म हुआ तभी भी मिर्ची के कारण सुमति की आंखों से पानी आता जा रहा था। इतने में दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। सुमति ने जल्दी से सब साफ कर लोटा छुपा दिया और किवाड़ खोला तो सामने माँ खड़ी थी। सुमति को देख माँ का चेहरा उदास हुआ, आंखों में पानी आ गया और झट से सुमति को गले लगा लिया और रोने लगी। सुमति को कुछ समझ न आ रहा था। तब भाभी और बुआ भी आ गई। बुआ बोली, सुमति की माँ अभी कौन सा विदाई हो रही है जो इतना रो रही है? माँ सिसकते हुए बोली, देखो न जीजी, ये यहाँ सबसे छुप के अकेले रोई जा रही है। क्या हाल बना लिया है, रो के पूरा मुंह लाल हो गया, आंखें भी रो के सूज गई है।
पीछे से पुष्पा और आशा दोनों मुंह दबाए हंसे जा रही थी। बुआ बोली, हमारी सुमति सयानी हो गई है। सुमति कुछ न बोल रही थी, उसे अपनी चोरी न पकड़ी जाए का डर था। भाभी बोली, चलो यहाँ कहाँ आ गए, सब आंगन में चलो, वहीं सब बैठे हैं। मौका देख पुष्पा आशा वहां से निकल गई। शाम को सुमति को गांव की सरोज दीदी आई सजाने के लिए। गांव की अक्सर लड़कियों को सरोज दीदी ही सजाती थी। सुमति को उन्होंने शांत बैठने को बोला, पर चुलबुली सुमति कहाँ शांत बैठने वाली थी। सरोज ने बोला, देख सुमति, अगर तू शांत नहीं बैठी ना तो मैं अपना काम बिल्कुल भी न कर सकूंगी और चाची से भी बोल दूंगी। सुमति बोली, नहीं दीदी, हम अब बिल्कुल शांत रहेंगे, माँ से कुछ न कहना। थोड़ी ही देर में सुमति को सरोज सीता मैया की तरह बहुत सुंदर से तैयार कर देती है। सुंदर सी सुमति अब और सुंदर लगने लगी। बुआ ने जैसे ही सुमति को देखा, काजल का टीका लगा बोली, नजर न लग जाए मेरी बिटिया रानी को। सुमति बोली, बुआ ये सब बहुत भारी है, कुछ इनमें से कम करा दो। बुआ बोली, चुप कर, सब दुल्हन ऐसे ही तैयार होती हैं। बारात गांव में आने की खबर मिली, सब लोगों की दौड़ भाग और तेज हो गई। द्वार पूजा की सारी तैयारी शुरू होने लगी। पूजा की थाली, फूल, फल, माला सब कुछ देख देख कर तैयार कर रही थी। द्वार पर बारात आने के बाद द्वार पूजा की रस्म शुरू हुई। सभी लोग दूल्हे को देखने चले गए। सुमति कमरे में अकेली थी, वो इधर उधर कमरे में टहल रही थी। तभी ममता बुआ कमरे में आ गई। सुमति उन्हें देख बहुत खुश हुई और गले लग गई। ममता बुआ सुमति के हाथ में 50 रुपए देते हुए बोली, खुश रहे बिटिया। सुमति ने रुपए देख वापस बुआ के हाथ में रखते हुए बोली, ये क्या कर रही हो बुआ, मुझे नहीं चाहिए ये सब। बुआ बोली, बिटिया ये मेरा प्यार है, अब हम जाते हैं, गांव की किसी औरत ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। सुमति गुस्से में बोली, क्यों होगी मुसीबत, कोई कुछ बोल के तो देखे, फिर मैं उसे देख लूंगी। बुआ बोली, तू नादान, तुझे कुछ नहीं पता, चल मुझे जाने दे, मैं जाती हूँ। इतना बोल बुआ कमरे से निकल गई। तभी भाभी अंदर आई और बोली, ये ममता जीजी आई थी क्या? सुमति बोली, नहीं तो भाभी कोई नहीं आया। भाभी बोली, था तो कोई सफेद साड़ी में, 100 ओढ़े। सुमति बात बदलते हुए बोली, क्या बात है भाभी, तुम तो आज गजब लग रही हो, भैया तो आज तुम्हें देख के खुशी हो जाएंगे। सुमति की बात सुन भाभी शर्मा गई और बोली, सुंदर तो मैं हूँ ही, बस समय नहीं मिलता सजने संवरने का, इसलिए ऐसे ही दिखती थी। द्वार पूजा के बाद सारे बाराती खाना खाने चले गए। अनिल के फूफा जी हर जगह कमी निकाल रहे थे, खाना ठंडा है, नाश्ता अच्छा नहीं है, हमारा स्वागत ठीक से नहीं हुआ। सुमति के बाबूजी हर जगह हाथ जोड़े खड़े थे, बात बात पर और बिना गलती के माफी मांग रहे थे। जयमाला की रस्म शुरू हुई। सुमति को पुष्पा और आशा स्टेज की तरफ ले जा रही थी, जहां अनिल पहले से ही खड़ा था। सुमति स्टेज पर पहुंचती पहले माला सुमति को डालने को बोला गया तो अनिल के दोस्तों ने उसे गोद में ऊपर उठा लिया और सुमति को चिढ़ाने लगे। सुमति मन ही मन सोच रही थी, मन तो करता है यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं, पर माँ बाबूजी का ख्याल आ जाता है। सुमति जयमाला के लिए डली कुर्सी पर चढ़ी और झट से माला डाल दी। वहां सब ये देख चकित रह गए। सुमति मुंह नीचे कर खड़ी हो गई। तब अनिल ने सुमति को माला पहनाया। इसी तरह शगुन की रस्म पूरी हो गई। सभी बारातियों से बाबूजी खाने के लिए पूछ रहे थे। सबके खा लेने के बाद बाबूजी घर में आके बोले, शादी की सब तैयारियां हो गई, अनिल आ रहे हैं। सुमति ने बाबूजी को देख पूछा, बाबूजी आपने खाना खाया? बाबूजी बोले, नहीं बिटिया, मैं और तेरी माँ कन्यादान के बाद खाएंगे। सुमति बोली, मेरी वजह से आप दोनों को भूखा रहना पड़ रहा है। शादी के लिए माणों में अनिल आ गया। सुमति को शादी के लिए आंगन में बुलाया गया। सुमति पीली साड़ी और ससुराल के दिए गहने पहनकर तैयार हुई। सुमति के लंबे बाल आगे करे हुए पीली साड़ी में सीता माता जैसी लग रही थी। एक लाल चुनरी से सुमति का लंबा घूंघट कर आंगन में ले आए और शादी के मंत्र शुरू हुए। जैसे जैसे बोला जा रहा था सुमति वैसे वैसे कर रही थी। पंडित जी एक एक कर 7 वचन बोलने लगे और सुमति को फिर लड़के को दोहराने को बोला। सिंदूरा दान शुरू हुआ। खूबसूरत सिंदूरा से सुमति की मांग अनिल ने भरी।
सुमति के आंखों में आंसू आ गए। वहां खड़ी बुआ, भाभी, माँ, बाबूजी, सबकी आंखें नम हो गई। सबकी आंखों में आंसू होते हैं। सुमति अब सुहागन हो गई। शादी की सभी रस्म पूरी होने के बाद पंडित जी सुमति को समझाने लगे, अब ये सिंदूरा तुम्हारा है, इसके रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसके भी अपने ही नियम हैं, ध्यान से सुनो। सिंदूरा वही रहेगा जहां तुम रहोगी। ये तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना तुम्हारे पति। इसका लाल रंग कभी भी कम न हो, नहीं इसमें का सिंदूर समाप्त होना चाहिए। सुमति सारे नियम ध्यान से सुन रही थी। शादी के बाद दोनों नव जोड़ा सबका आशीर्वाद लेने लगे। सब दोनों को आशीर्वाद दे रहे थे, सदा सुखी रहो, तुम्हारे सिंदूरा की चमक कभी कम न हो। अब बारातियों के विदाई का समय था। सुमति का गोना उस समय न करके कुछ समय बाद किया जाता है, इसलिए सभी बारातियों को ही विदा करना था। सुमति के बाबूजी और मुकेश ने मिल के सभी मेहमानों को बहुत अच्छे से कपड़े, रुपए और मिठाई देके विदाई कर दी। दहेज का सामान और जेवर अनिल और उसकी माँ को सौंप दिया। सारा सामान ध्यान से भिजवाने लगे। सुमति की सास सुमति से मिलने गई। सुमति ने उनके पैर छुए। वो बोली, इन 2 सालों में सारा घर का काम अच्छे से सीख लेना। अब शादी हो गई है तुम्हारी, सारी जिम्मेदारी अच्छे से समझ लेना। अपना सिंदूरा की बहुत कोई कमी ना हो, समझी। सुमति ने हाँ में सर हिला दिया। सभी बारातियों के साथ अनिल और सुमति की सास भी चले गई। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार भी चले गए। पूरा घर सूना हो गया। सुमति काफी दिनों की छुट्टी के बाद स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। माँ ने बोला, सुमति सिंदूरा में से सिंदूर लगा लेना, पूरब की ओर मुंह करके ही लगाना। सुमति सिंदूर लगाती। अक्सर सिंदूर लगाते समय उसके कपड़े भी सिंदूर में रंग जाते। धीरे धीरे सुमति ने सब सीख लिया। भैया और बाबूजी कर्ज उतारने की कोशिश में बहुत मेहनत करते। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सुमति की शादी को 1 साल हो गया। बाबूजी की तबीयत अधिक काम करने के कारण खराब हो रही थी। सुमति ने कई बार मना किया काम करने को, पर घर गिरवी रखा था, उसे भी देखना था। इस मुसीबत के समय और भी मुसीबत हो गई जब पता चला मुकेश फैक्ट्री में काम करते हुए हाथ में चोट लग गई है और सीधे हाथ की तर्जनी उंगली कट गई और अलग हो गई है। जब घर में फ़ोन आया, सुमति ने फ़ोन उठाया तो मुकेश के दोस्त का फ़ोन था। उन्होंने बताया, मशीन में मुकेश का हाथ आ गया जिससे उनके हाथ में चोट लगी है। हम उन्हें अस्पताल ले आए हैं, आप अपने यहाँ से किसी को भेज दें। ये खबर सुन माँ बाबूजी बेचैन हो गए। भाभी तो ये सुनते ही बेहोश हो गई। सुमति सभी को संभालते हुए भाभी के मुंह पर बार बार पानी के छींटे दे उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर बाद सभी शांत हुए। सुमति बोली, बाबूजी भाभी जी के साथ आप शहर चले जाएं। भाभी भैया को देखेगी तो शायद उन्हें तसल्ली मिले। माँ ने बोला, अपनी भाभी को जाने के लिए तैयार कर दे। भाभी ने जाने की तैयारी कर ली। बाबूजी ने भी जितने रुपए इकट्ठा किए उनमें से ही कुछ रुपए ले जाकर शहर के लिए चले गए। घर में सुमति, माँ और दोनों बच्चे थे। अगले दिन बाबूजी ने पड़ोसी के मोबाइल पर फ़ोन करके बताया, 2 दिन बाद आना होगा और मुकेश को साथ ही लेके आएंगे। और सब ठीक है। 2 दिन बाद वो लोग घर आ गए और बाबूजी बोले, अभी मुकेश को आराम के लिए बोला है। इन सब में बहुत खर्चा हो गया था। करीब 15 दिन बाद मुकेश के ठीक होने पर वो दोबारा से नौकरी के लिए शहर चले गए। इस बीच कई बार मुनीम के यहाँ का आदमी रुपए मांगने आता रहता था। देखते ही देखते गोने का समय भी पास आ गया था। पंडित जी ने 14 दिन बाद का मुहूर्त निकाला। घर में सब गोने की तैयारी में लग गए थे। बाबूजी रुपए की कमी से बहुत परेशान थे। सुमति ने भी अपने आगे पढ़ने की और कुछ बनने की इच्छा को मन के किसी कोने में दबा दिया और गोने की तैयारी में लग गई। गोने को 2 दिन रह गए थे। अगले दिन मुकेश भैया आने वाले थे। बाबूजी के पास मुकेश का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि एक गांव में बहुत बड़ा कैंप लगा था, वहां डॉक्टरों के साथ अमित भी गया था। अचानक किसी अफवाह से भगदड़ मच गई जिससे टेंट टूट गया और कई लोग उसके अंदर फंस के मर गए। अमित भी उनमें से था। सर पर टेंट में लगा हुआ लोहे का डंडा लग गया और चोट गहरी होने और खून ज़्यादा बहने के कारण मौके पर ही मौत हो गई।
इतना सुनते ही बाबूजी धम से जमीन पर ही बैठ गए। माँ सुमति और भाभी घबराते हुए बाबूजी को हिला के पूछ रही थी। बाबूजी पत्थर से बन गए। बार बार माँ बोले जा रही थी, ये सुमति के बाबूजी क्या हुआ, कुछ बताओ, मुकेश ठीक है न, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बाबूजी ने रोते हुए सारी बात बताई। माँ ये सुनकर सर पकड़कर रोने लग गई। सुमति को समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है उनके साथ। घर में मातम छा गया। सब बहुत तेज तेज रोने लगे। गांव के लोग भी आ गए। थोड़ी ही देर में गांव की औरतों ने सुमति के हाथ की चूड़ियां तोड़ के निकाल दी और सिंदूर भी पोंछ के साफ कर दिया। सब बोल रहे थे सुमति बहुत अभागन है, इसकी किस्मत तो फूट गई, जवानी में ही विधवा हो गई है। अमित के घर से एक आदमी आया और सिंदूरा मांगा। माँ सिंदूरा देते हुए बोली, न जाने किसकी नज़र लग गई सिंदूरा को, सारा रंग बेरंग हो गए। सुमति अब बहुत शांत रहने लगी। न ठीक से खाती, नहीं सोती, न किसी से बोलती। ना तो अब बगीचे के आम खाती, नहीं पानी पूरी। पिताजी बहुत बीमार हो गए। दिन पे दिन हालत खराब होती जा रही थी। पिताजी ने सुमति को बुलाया और बहुत प्यार से समझाया, तू मेरी बहादुर बिटिया है, हम आज है कल नहीं रहेंगे, पर तू हार न मानना जिंदगी से, हमेशा अपना ध्यान रखना, कभी जीवन को खत्म करके या आत्महत्या करने की कोशिश कभी न करना बिटिया। सुमति के आंखों में आंसू की धार बरस रही थी। वो कुछ न बोल रही थी। रात बाबूजी खाना देके सुमति सोने चली गई। अगले दिन सुमति की माँ बाबूजी को जगाने गई। वो बार बार सुमति के बाबूजी से बोल रही थी, पर बाबूजी का शरीर ठंडा पड़ गया था। माँ ने सुमति को आवाज़ लगाई और सुमति, ओ सुमति, अरे ओ कुछ माँ देख न, तेरे बाबूजी तो जाग ही नहीं रहे। आवाज़ सुन पड़ोस के चाचा आए, उन्होंने भी नब्ज चाची और बताया बाबूजी अब नहीं रहे। सुन घर में एक बार फिर मातम फैल गया। माँ और भाभी का रो रो के बुरा हाल था। सुमति माँ को गोद में लेके रोए जा रही थी। गांव की औरतें बोल रही थी सुमति बहुत अशुभ है, खुद सफ़ेद साड़ी में है और माँ को भी सफ़ेद साड़ी में ही ला दिया। भाभी ये सब सुन रही थी। मुकेश भैया को खबर हुई, वो भी शहर से आ गई। अंतिम संस्कार पूरा किया गया। चुलबुली सी सुमति अब तो न कुछ बोलती नहीं कुछ कहती। एक बाद एक दुख के आने से उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। होंठ सूख गए थे, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। मुनीम जी आके बोले, अब तुम इस घर में न रह सकोगे, तुम्हारे बाबूजी ने उधार नहीं चुकाया। उस समय मुकेश के पास भी इतने रुपए न थे कि वो उधार चुका सके। ऐसे में भाभी जी ने बोला, हम सब आपके साथ ही शहर चलते हैं, वहीं रहेंगे। ये सुन माँ बोली, बेटा इस घर में तुम्हारे बाबूजी की यादें जुड़ी हैं, हम कैसे छोड़ के जा सकते हैं। दोस्तों, अब सुमति का क्या होगा, कहाँ रहेगी, कैसे अपनी ज़िंदगी काटेगी, क्या कभी उसकी ज़िंदगी में कभी खुशी आएगी? यह जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना।